A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट. सो बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने DI के जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं वो देख ली थी. आई थिंक आप सभी ने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कर लिए होंगे उस ट्रिक को लगाकर, राइट? आज की क्लास में हम कवर करेंगे कॉस्ट. ठीक है, सबसे पहले हम कॉस्ट समझेंगे क्या होता है और उसके बाद न्यूमेरिक एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. देखो, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि बताओ मुझे कॉस्ट क्या होता है, बताओ मुझे कॉस्ट क्या होता है, तो आई नो आप सभी ने आंसर देना शुरू कर देना है कि जो गुड्स बनाने में खर्चा हो. या लेट सपोज फॉर एग्जांपल ले लूं कि मैं केक मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, केक प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैंने पूछा कि आपकी कौन कौन सी कॉस्ट लगेंगी, तो आपके आंसर आने शुरू होंगे. सर जो ब्रेड खरीदनी है लेट सपोज उसके पैसा, फिर जो हमें क्रीम खरीदनी है सर उसकी कॉस्ट, सर जो हमें शुगर खरीदनी है लेट सपोज तो उसकी कॉस्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है उसकी कॉस्ट, जो मशीनरी लग रही है उसकी कॉस्ट. अगर लेट सपोज हमने वर्कर हायर किया हुआ है तो उसको जो वेजेस या सैलरीज दे रहे हैं वो हमारी कॉस्ट हो गई. मतलब केक बनाने में जो भी हमारा टोटल खर्चा होगा दैट विल बी आवर कॉस्ट, राइट? मानते हो इस बात को? एंड आई नो आप सभी यही आंसर दोगे मुझे या एक दो कॉस्ट और बता दोगे. चलो अब एक क्वेश्चन मेरा सुनो. जब मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम में था तो मैं ट्यूशन क्लासेस वगैरह पढ़ाता होता था, तो मैंने अपने ही घर में ट्यूशन क्लासेस खोली हुई थी, जहां पे मैं अपने ही रूम में एक बोर्ड सा लगा के छोटा सा ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता था क्लास 11th और 12th को. अब मेरा क्वेश्चन है यार, अगर मैं ये इंस्टीट्यूट कहीं बाहर खोलता तो मेरे को उस जगह वाले पे रेंट पे करना पड़ता, राइट और रॉन्ग? बट अभी मैं अपने घर पे ही पढ़ा रहा था तो मेरे को कोई रेंट पे नहीं करना पड़ रहा था. तो क्या घर पे पढ़ाने से मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम हुई या नहीं हुई? हां या ना? सिमिलरली अगर मान लो कोई डॉक्टर है, उसने अपने घर के पार्किंग में ही क्लिनिक खोल लिया, तो क्या वो कॉस्ट है या नहीं है? क्योंकि अगर वो बाहर खोलता तो कॉस्ट होती. अब उस कॉस्ट को हम लेंगे या नहीं लेंगे, राइट और रॉन्ग? देखो बच्चों, बेसिकली जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. कितनी कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में. पहली आ गई हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और दूसरी हमारी इंप्लिसिट कॉस्ट. दोनों में फर्क क्या सर? दोनों में फर्क यह है, जो कॉस्ट हमारी पॉकेट में से लगे, जो पैसे मैं अपनी जेब से निकाल के दूं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कि हमें विजिबल है एक्चुअली में मैं जिसमें खर्चा कर रहा हूं. जैसे अगर मैंने अपना बात करी कोचिंग वाले की, जो मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, तो उस केस में जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता था, ऑब्वियसली बात है नोट्स के प्रिंट आउट निकालता था, तो वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि वो मेरे पॉकेट से कुछ पैसा जा रहा है. मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा था वहां पे, तो मेरी पॉकेट से बिल जा रहा है, तो वो हमारी हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. सिमिलरली इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इंप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअली में हमारी पॉकेट से नहीं जाती. जैसे मैंने बताया कि जो मैं इंस्टीट्यूट चला रहा था, जो मैं कोचिंग क्लासेस दे रहा था, वो मैं अपने ही घर पे दे रहा था, जिससे मेरे को कोई रेंट पे नहीं करना था. बट एक्चुअली अगर मैं बाहर दे रहा होता
तो मेरे को रेंट पे करना पड़ता है या नहीं पड़ता? तो जो रेंट मैं अपने घर पे मैं बचा रहा हूं वो है हमारी इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट। सिमिलरली लेट सपोज अगर मैंने कोई लेबर नहीं रखी हुई साफ सफाई के लिए, मैं खुद ही अपने इंस्टीट्यूट में साफ सफाई कर रहा हूं, तो वो मेरी आ जाएगी इंप्लिसिट कॉस्ट। ठीक। सिमिलरली अगर मैं एक दो एग्जांपल्स और ले लूं, जैसे डॉक्टर वाला लिया था कि अगर डॉक्टर ने अपने क्लिनिक अपने ही पार्किंग में खोल लिया तो उसे कोई रेंट पे नहीं करना, वो उसकी इंप्लिसिट कॉस्ट है। या लेट सपोज वो चेयर्स वगैरह अपने ही घर से उठा के ले आता है तो वो उसकी इंप्लिसिट कॉस्ट है। समझ आ गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट में फर्क? और टोटल कॉस्ट क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की टर्म में टोटल कॉस्ट है। अकाउंट्स में चाहे इस कॉस्ट को जनरली अलग वे से देखा जाएगा, बट इकोनॉमिक्स में अगर मैं इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करूं तो वो टोटल कॉस्ट इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इसकी हम इंप्यूटेड वैल्यू लेते हैं कि लेट सपोज अगर हमने इंस्टीट्यूट अपने घर पे ना खोला होता, बाहर खोला होता, तो एक्चुअली में कितना खर्चा जा रहा होता, दैट इज इंप्यूटेड कॉस्ट। समझ आ गया? आगे चले, कॉस्ट समझ आ गया, बेसिक बेसिक होता क्या, और कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है और इंप्लिसिट कॉस्ट होती है। इंप्लिसिट कॉस्ट जो पॉकेट से ना जाए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो पॉकेट से जाए। अब एक टर्मिनोलॉजी और होती है जो बहुत बार आप एग्जाम वगैरह में देख लेते हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक सा कंसेप्ट है, वो आपको समझा दो फिर आगे बढ़ता हूं। चलो मान लो आपके पास दो जॉब ऑफर्स हैं। एक जॉब ऑफर में आपको 50,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं, एक जॉब ऑफर में आपको लेट्स सपोज 30,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं। और आपने लेट्स सपोज ये वाली सेलेक्ट कर ली कि मैं 50,000 वाली लूंगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो कॉस्ट आपने फॉरगॉन करी 30,000, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट होती है वो हमारी कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ गया? बेसिक का कंसेप्ट है, अगर एग्जाम में आए तो पंगे में भूलना मत। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। देखो हमारे कॉस्ट को एक तो एक्सप्लिसिट और एक वे है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वे में करा जाए। दूसरा वे है क्या आउटपुट के चेंज होने की वजह से हमारी कॉस्ट चेंज हो रही है नहीं हो रही है, उस पे बेस पे क्लासिफिकेशन हो। दैट मीन्स जो हमारी क्लासिफिकेशन होगी वो होगी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो हमारे आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, आउटपुट के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होती, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने की वजह से चेंज होती है वो हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा। जैसे अगर मैं बात करूं अनुजिंदल कंपनी की, इसी कंपनी के ले लेते हैं, तो जो बुक्स हैं अगर नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा बिकते हैं तो नंबर ऑफ बुक्स जो पब्लिश करनी पड़ेंगी वो ज्यादा करनी पड़ेंगी। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो वो जो बुक्स पब्लिशिंग की कॉस्ट है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है कि अगर कोर्सेज ज्यादा बिके, ज्यादा आउटपुट जनरेट हुआ, ज्यादा सेल्स हुई तो हमें वो ज्यादा पब्लिश करनी पड़ेंगी। राइट और रॉन्ग? या अगर मैं ले लूं जो यहां पे अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, क्या वो कोर्स के बिकने पे डिपेंड करती होगी? नहीं। चाहे एक कोर्स बिके, चाहे 20 कोर्स बिके, चाहे 500 कोर्स बिके, चाहे 50,000 कोर्स बिके, चाहे 5 करोड़ कोर्स बिके, जो अकाउंटेंट की सैलरी है, जिसने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, उसकी सैलरी सेम की सेम है, फिक्स्ड है हर बार, दैट इज फिक्स्ड।
वो डिपेंड नहीं करती कि कितने कोर्स बिक रहे हैं, कितने कोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ आ गया? पक्का? एक बार इनके डायग्राम्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, या जिसे हम बोल देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट जो डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट लेवल। जैसे रेंट ऑफ द प्रीमिसेस। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, और इस फैक्ट्री का रेंट जाता है, तो उस फैक्ट्री के अंदर चाहे मैं एक शर्ट बनाऊं, चाहे दो शर्ट बनाऊं, चाहे तीन शर्ट बनाऊं, चाहे एक भी शर्ट ना बनाऊं, जो हमारी रेंट जाएगा वो तो सेम का सेम जाएगा ना। या मान लो मैंने कोई इंस्टीट्यूट रेंट पे लिया और उधर मैं स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूं, चाहे एक स्टूडेंट आए, चाहे दो स्टूडेंट आए, चाहे 100 स्टूडेंट्स आए, जो मेरा मंथली रेंट होगा वो तो सेम का सेम ही रहेगा ना। ठीक है? दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। या जो सैलरी एम्प्लॉयज को मिल रही है वो फिक्स्ड की फिक्स्ड रहती है ना, आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगी। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारी सेम की सेम रहती है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे। ठीक, अब बात कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट लेवल। जैसे पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स। अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो अगर ज्यादा शर्ट्स बिक रही हैं तो मेरे को ज्यादा क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो अगर ज्यादा चिप्स बिक रहे हैं तो मेरे को ज्यादा पोटैटोज चाहिए, ज्यादा सॉल्ट चाहिए, राइट? अगर ज्यादा कोर्सेज बिक रहे हैं तो हमें ज्यादा बुक्स चाहिए, या अगर इंस्टीट्यूट में ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ज्यादा नोट्स चाहिए। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट को देख लेते हैं एक बार। तो वेरिएबल कॉस्ट जनरली जैसे आउटपुट बढ़ता है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पहली चीज तो हमने से देख लिया कि भाई अगर मैं ज्यादा चिप्स बना रहा हूं या ज्यादा शर्ट बना रहा हूं, लेते हैं ज्यादा शर्ट बना रहा हूं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी आउटपुट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो इंक्रीज होगी। ज्यादा शर्ट चाहिए, ज्यादा कपड़ा चाहिए होगा, ज्यादा क्लॉथ चाहिए होगा, राइट? ज्यादा क्लॉथ हमें रिक्वायर्ड होगा ही होगा। बट एक्चुअली में क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस पे जो कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट पे। क्या करती है? इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्वेश्चन क्यों, वो भी डिस्कस करेंगे। इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। सिमिलरली उसके बाद जो इंक्रीज करती है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। पहले वो इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट पे। ऐसे सिंपल हमारा ये कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर क्यों? ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्यों। याद करो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है एक्चुअली में, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे इनिशियली इनपुट इंक्रीज होंगे इंक्रीजिंग रेट पे। क्यों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद कर लेना, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इनपुट इंक्रीज होंगे, एक बार डायग्राम बना दूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। तीन फेज थे इसके टोटल। इनपुट इंक्रीज होंगे इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज होंगे डिक्रीजिंग रेट पे, इनपुट फॉल होंगे। तो जब इनपुट इंक्रीज हो रहे हैं इंक्रीजिंग रेट पे, मतलब वहां क्या हो रहा था, बेटर यूटिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स हो रहे थे, स्पेशलाइजेशन आ रही थी, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा था, जिससे होता क्या है इनिशियल स्टेजेस पे हमारी कॉस्ट बढ़ती तो है बट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। जैसे जैसे हमारा नेक्स्ट फेज आया था जहां पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा था डिक्रीजिंग रेट पे, इसीलिए जो टोटल कॉस्ट होती है मतलब वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि अब वहां पे फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स आ जाता है, मतलब हमारी मशीन सेम की सेम रह रही है। तो बेसिकली एक बार वो रिवाइज कर लेना तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी समझ आ जा रही अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है तो, राइट?
समझ आ गया? क्यों इंक्रीज करता है पहले डिक्रीजिंग रेट पे? देखो अगर नहीं भी समझ आ जाओ कुछ नहीं करना, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ऐसे याद रख लो कि इनिशियली क्या होगा। लेट्स सपोज मैं शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो जब आउटपुट बढ़ेगा तो इनिशियल स्टेज पे जो वेस्टेज हो रही होगी वो रिड्यूस होगी, स्पेशलाइजेशन आएंगी, लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, मतलब करेंगे। फिर धीरे धीरे आउटपुट और लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, मशीन्स कम है, वेस्टेज होनी ज्यादा शुरू हो जाएगी या टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज करेगी एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक, ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों के सम को कह देते हैं हम टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। समझ आ गया? और डायग्राम कैसे बनेगा टोटल कॉस्ट का? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बनाया हमने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बनाया। देखो अगर मैं बात करूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, ये वाला पोर्शन जितना मैं कलर कर रहा हूं, दिस इज पार्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा पार्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। है ना? टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, जो येलो वाला पोर्शन है, मैंने क्या किया, येलो वाले पोर्शन को उठा के टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दिया, दैट्स ऑल। सेम उठाया, मतलब मैं एक बार के लिए बोलूं तो इस पोर्शन को उठाया, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको मैंने उठाया, इस पोर्शन को मैंने उठाया, इस पोर्शन को मैंने उठाया और यहां चिपका दिया। तो इसीलिए पैरेलल बन जाता है हमारा टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि एक सेम पोर्शन ऐड हो जाता है उसमें। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। देखो हमने सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सीखा, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट सीखा, फिर टोटल कॉस्ट सीखा। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? ऐसे ही हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा, जिसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, बस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है अपॉन में जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली टोटल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट जो हो जाता है टोटल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। ठीक है, तीनों के डायग्राम्स बना देता हूं। चलो मान लो एक बार के लिए क्वेश्चन कर देता हूं। मान लो हमारे 4 यूनिट्स आउटपुट है और टोटल कॉस्ट क्या है हमारी 50 ले लेते हैं 40। तो अगर 5 भी आउटपुट हो जाएगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, 40 की 40। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जो एवरेज कॉस्ट होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो कैसे कैलकुलेट होगी, 40 अपॉन में 4 10, 40 अपॉन में 5 8। ठीक, समझ आ गया? अगर इनके डायग्राम्स की बात कर लूं तो जब ऐसे आप शेड्यूल बना लोगे और डायग्राम प्लॉट करोगे तो वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? पहला क्वेश्चन ये आता है इसका तो। और इसका डायग्राम बनेगा, एक बार के लिए देख लेते हैं पहले तीनों डायग्राम। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आप इन सारी चीजों को फॉर्मूले को शेड्यूल पे लगाओगे और उसके पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो ये डायग्राम्स आपके बन जाएंगे, राइट? एक तो तरीका ये होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है वो बनता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनता है? वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर के सारे जो स्क्वायर्स होते हैं और रेक्टेंगल्स होते हैं उनका एरिया सेम होता है, एरिया सेम होता है।
अगर आपको मैथ्स आती हो तो थोड़ी सी रिकॉल करा दूं, जो इसके अंदर जो रेक्टेंगल्स बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। ये खास प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अच्छा, अब जो एरिया सेम है तो एरिया निकलता कैसे है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? AFC। और ब्रेथ कितनी है? आउटपुट। और हमें पता है कि AFC को मल्टीप्लाई कर दूंगा आउटपुट से तो TFC बन जाएगा। TFC हमारा फिक्स्ड होता है, इसीलिए एरिया सेम होता है। इसीलिए ये डायग्राम जो बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत उन्हें वो समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मतलब ठीक है, ऐसा कुछ खास वो नहीं है। रेक्टेंगल सेम होते हैं, खास प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, उसके एरिया सेम होते हैं। एरिया सेम होने की वजह से AFC इंटू आउटपुट जो कि हमारा फिक्स TFC आता है, इसीलिए जो डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अच्छा, एक बार इनके सबके रिलेशनशिप भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप, अगर मैं तीनों डायग्राम को एक में बनाऊं, यहां पे सारी कॉस्ट, यहां पे आउटपुट, वो मैं प्लॉट नहीं करना। ये मैंने माना दिया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, लेट सपोज ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाएगा हमारा, थोड़ा सा गलत हो गया, ये आ जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाता है एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक। अच्छा, इसमें जो खास चीज पढ़ने वाली है वो क्या है? जो हमारा एरिया होता है, डिफरेंस होता है ABC और ATC का, वो रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, देखो अभी मैंने बताया था, जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो बराबर होता है एवरेज टोटल कॉस्ट के। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जा रहा है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है, इसीलिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो जा रहा है। राइट? एक चीज और, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टी बनता किससे है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में आउटपुट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी हमारी जीरो होगी नहीं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी लेकिन कभी जीरो नहीं होगी। इसीलिए इनके बीच का डिफरेंस कम होता रहेगा लेकिन कभी आपस में मीट नहीं करेंगे। माइट भी डिफरेंस 0.00001 हो जाए लेकिन कभी मीट नहीं करेंगे, जितना मर्जी आउटपुट बढ़ता रहे। ठीक, समय आ गया, चले आगे। एक कॉस्ट और बच गई हमारी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है एडिशन टू टोटल कॉस्ट। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? एडिशन टू टोटल कॉस्ट। मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूं, आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, समझ आ जाएगा। इसी उससे ले लेता हूं 4 5। फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी? 40। वेरिएबल कॉस्ट मैंने ले लिया, इंक्रीज हो रही है, तो पहले लेट्स सपोज 30 थी, अब 35 हो गई, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी 40 प्लस 30 70 और ये 75। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी टोटल? कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी टोटल? 5। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया? 5। इसका भी हम निकाल सकते थे अगर ऊपर वाला गिवन होता हमें, तो ऊपर वाला गिवन नहीं है इसलिए भी हम नहीं निकाल पा रहे। तो जो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी वो डिफरेंस से निकलेगी। ठीक है, एक और डालता हूं, लेट्स सपोज अगर 6 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट सेम की सेम रहेगी, ये कॉस्ट मैंने बढ़ा दी, लेट्स सपोज के लिए सिर्फ 47, तो ये टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास? 87। कितने का डिफरेंस आया? मतलब एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगी? एक्स्ट्रा लगी हमारे पास
5 + 5 10 12, तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई 12। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, जो हम मार्जिनल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। रीजन भी क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है ना, इसलिए तो इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, एक ही बात है। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट में कितना बढ़ा अगर हम एक आउटपुट और बढ़ाते हैं, तो एक यूनिट ऑफ आउटपुट और प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ती है। ठीक, अगर इसका डायग्रामेटिकली भी करूं तो ये भी यू शेप्ड बन जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। पहले डिक्रीज होगी मार्जिनल कॉस्ट, फिर इंक्रीज होती रहेगी, जैसा हमारा वो डायग्राम था। ठीक है, डायग्राम्स में जनरली मैं इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स को बोलता हूं सर डायग्राम यू शेप्ड क्यों बना, मैं कहता हूं तुम शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बना के प्लॉट करो, फिर समझ आएगा क्यों बना। ठीक, चलो एक बार इनका भी रिलेशनशिप देख लेते हैं सबके कर्व के साथ। पहले वो कर्व बना देते हैं वेरिएबल कॉस्ट का, क्योंकि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से निकल रहा है और एवरेज टोटल कॉस्ट से निकल रहा है। अच्छा, इनका डिफरेंस डिक्रीज होगा, ठीक है ना, तो ये बॉटम पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगा इनका रिलेशनशिप बता रहा हूं वो ऐसे से जाएगा, दोनों के बॉटम पॉइंट को टच होगा, दोनों के बॉटम पॉइंट को टच होगा। ठीक है, समझ आ गया इनका रिलेशनशिप भी डायग्राम में। अब एक जनरल रिलेशनशिप होता है मार्जिनल और एवरेज का। जनरल रिलेशनशिप क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। जनरल रिलेशनशिप क्या कहता है, अगर मार्जिनल बड़ा होगा, मार्जिनल बड़ा होगा एवरेज से, तो एवरेज राइज करेगा, एवरेज राइज करेगा। मार्जिनल अगर छोटा होगा एवरेज से तो एवरेज डिक्रीज करेगा। मार्जिनल बराबर होगा एवरेज के तो एवरेज कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कंसेप्ट बहुत डिटेल में जा सकता हूं मैं, अभी टाइम नहीं है, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि आपको ये रिलेशनशिप बना कैसे, एक एक एग्जांपल लेके मैथ से बहुत अच्छे समझ आएगा। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास लूंगा मैं, उसके लिए एक रिकॉर्ड करके डालूंगा, मार्जिनल और एवरेज हेडिंग डालूंगा, तो वो जरूर देखना। ठीक है, वो डिटेल में डिस्कस करूंगा ये मार्जिनल और एवरेज का रिलेशनशिप, अच्छे समझ आ जाएगा सारे मार्जिनल और एवरेज। मैक्सिमम केस में मार्जिनल प्रोडक्ट हो चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो या जो मर्जी हो, ये रिलेशनशिप डिटेल में डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ये रिलेशनशिप आपको यहां पे दिख जाएगा। जैसे जैसे मार्जिनल, देखो रिलेशनशिप देखना कैसे है, जैसे जैसे मार्जिनल नीचे है एवरेज के, मार्जिनल छोटा है एवरेज के, छोटा है मतलब जो वैल्यूज है नीचे हैं, वैल्यूज नीचे हैं एवरेज से, तो एवरेज डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही मार्जिनल ऊपर हो गया एवरेज के, मार्जिनल कर्व लाइज अबव एवरेज कर्व, मार्जिनल की वैल्यूज हो गई वो ऊपर हो गई एवरेज से, तो एवरेज राइज करने लग गया। देखो इस केस में भी मार्जिनल की वैल्यू जैसे ही ऊपर हुई एवरेज से, एवरेज राइज कर रहा है, और जहां दोनों मैच कर रहे हैं वहां कांस्टेंट है, दैट्स ऑल। देखो मार्जिनल कर्व अगर नीचे है मतलब वैल्यू कम है, तो एवरेज डिक्रीज कर रहा है। मार्जिनल कर्व जैसे ही ऊपर गया तो एवरेज बढ़ने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। ठीक, समझ आ गया। बाकी जो कॉस्ट के टॉपिक्स हैं लॉन्ग टर्म वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। एक बार एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक बार एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी एमसीक्यू क्वेश्चंस बताना जो आज पढ़ा, उससे रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। In a short run, where output of a firm increases, the total fixed cost reacts with which of the below mentioned manner। तो हमसे बात हो रही है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की और शॉर्ट रन की। अच्छा, जो मैंने अभी सारा कंसेप्ट समझाया वो शॉर्ट रन का था। सर ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, फिर समझ भी नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का भी हम प्रॉपर, लॉन्ग रन में कौन सी कॉस्ट होती हैं, जो बेसिकली आज पूरा हुआ वो शॉर्ट रन था। सर ये शॉर्ट रन क्या होता है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हमने डिस्कस करा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहती है, फिक्स रहती है, तो डज नॉट चेंज। सी इज द राइट आंसर। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। असर्शन रीजनिंग है, एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
रीजन एट as TVC rises with an increase in output, the distance between TFC and TC curve also goes on increasing. बताओ कौन सा आंसर सही होगा और जरूर मेंशन करना लाइव चैट में विच इज द करेक्ट ऑप्शन. पहली स्टेटमेंट क्या है? एट जीरो आउटपुट, ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. देखो बच्चों, हमने लिखा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और हमें पता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा तो जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. यार अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में हूं तो अगर शर्ट बनी नहीं रही तो क्या क्लॉथ खरीदने की जरूरत है? नहीं है. रेंट तब भी देना पड़ेगा. अगर मेरे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे तो क्या नोट्स प्रिंट कराऊंगा? नहीं कराऊंगा, लेकिन रेंट तब भी देना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ये तो स्टेटमेंट सही है. क्या इसका रीजन ये गिवन है? नीचे रीजन में तो वेरिएबल कॉस्ट की बात हो गई. एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट, सही बात है. द डिस्टेंस बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व आल्सो इंक्रीजिंग. जो डिस्टेंस होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कर्व का, वो इंक्रीज करता है. ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगर नहीं समझ आ रहा सेकंड वाला तो डायग्राम बना लो. ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मान लो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लो और आगे जाता तो इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना. जहां इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट समझ ना आया करें, मैक्सिमम टाइम डायग्राम बना लिया करो, सॉल्व हो जाया करेगा. Marginal cost curve cuts the average cost curve from below at the एक सेकेंड का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना, अभी डिटेल में डिस्कस किया हमने. Marginal cost curve cuts the average cost curve from below at the lowest point. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. The relationship between AC and MC diagrammically, which of the following statement is correct? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं. चलो एक बार एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम बनाऊं. ये एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, बॉटम से टच होता है. बोथ AC एंड MC आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से ही कैलकुलेट होती हैं. सही बात है. एवरेज कॉस्ट में निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन में आउटपुट, और हमने मार्जिनल कॉस्ट तो निकालने की देखी थी कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. हमसे पूछा गया विच इज रॉन्ग. ठीक. बोथ इफ AC फॉल्स MC विल राइज. अगर AC गिर रहा है MC राइज होगा. देखो अब इसमें क्या है, ये बोल रहा है AC फॉल हो रहा है, AC फॉल हो रहा है तो MC बढ़ेगा. बट एक्चुअली में MC गिर भी तो रहा है पहले. तो मतलब उन्होंने इस पोर्शन की तो बात कर दी, इस पोर्शन की नहीं करी, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. इफ AC फॉल्स MC विल राइज. ठीक. चले लास्ट क्वेश्चन की ओर. लास्ट. AC एंड MC कर्व आर यू शेप ड्यू टू किसकी वजह से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ माइनॉरिटी, लॉ ऑफ यूनिट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ये भी डिस्कस किया था अभी क्लास में. डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे. द आंसर इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो डिस्कस किया था. ठीक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको बताना है कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए. 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन से कितने रिवीजन हुई. ठीक है, चीटिंग करे बिना कि मेरे आंसर देने से पहले आपने कितने आंसर्स दे दिए थे. समझ आ गया? ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर डे. अगर कोई भी टॉपिक समझना हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो दैट्स ऑल फॉर डे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.